आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हार्ट अटैक से इतने यंग लोग क्यों मर रहे हैं। इतने जवान लोग जिनकी उम्र बहुत ही कम है, 60 साल के कम, 50 साल, 40 साल के कम लोग, वो हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं इंडिया में, और कैसे होता है ये हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक के कारण क्या है, क्यों होता है, वो सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब डेटा से शुरू करते हैं, जैसे हम करते हैं हमेशा। तो 2.8 मिलियन के आसपास लोग थे जिनको हार्ट अटैक होता था इन 1990s में इन इंडिया में। टोटल 2.8 मिलियन। यही संख्या जो है आज 2020 की बात कर रहा हूं मैं, ये दैट नंबर हैज अराइव्ड टू बी प्रिसाइजली 4.77 मिलियन। सो इट इज बिकमिंग ऑलमोस्ट डबल। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि 50% द टोटल हार्ट अटैक दैट इज हैपनिंग, these are happening below the age of 50 years. 50%। और 25% जो हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब एक चौथाई मान के चलो, वो हार्ट अटैक हो रहा है बिलो द एज ऑफ 40 years। कैन यू इमेजिन? 40 साल में तो लोगों की जो प्रोफेशनल जर्नी है, जो कैरियर जर्नी है, बिजनेस ग्रोथ है, वो तो शुरू ही होता है। लाइफ शुरू होता है 40 में। यू पास्ड आउट एट द एज ऑफ 25 years, फिर आप कुछ सीखे, जाने, समझे, दुनियादारी आपको समझ में आई, अपनी स्किल जो है वो स्किल सेट आपने एक्वायर किया। अब 40 साल में ये जर्नी तो शुरू होनी थी। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में 25% लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। मान के चलिए ये करीबन जो संख्या है वो 0.8 मिलियन के आसपास है। वो कम नहीं है। 8 लाख लोगों को हार्ट अटैक होना 40 साल के नीचे, वो बहुत है। और ये बढ़ रहा है। कोई भी डेटा उठा लो तो देखोगे कि ये बढ़ रहा है। पहले रूरल में, विलेजेस में 1%, 1 से 1.5% हार्ट अटैक होती थी 90s में। अभी वो 7.5% है, 5 गुना हो गया है। शहर में पहले वही 1 से 1.5% ही हार्ट अटैक, टोटल जो डेथ है उसकी 1 से 1.5%। अभी देखो 13% है। मतलब इट इज ऑलमोस्ट 11-12 टाइम्स। सो हार्ट अटैक इतनी क्यों बढ़ रही है, और कैसे होता है ये हार्ट अटैक, और क्या कर सकते हैं हम इसको रोकने के लिए, इस पे डिटेल चर्चा होगी हर एक स्टेप में। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक क्यों होती है, कैसे होती है? हम सबको पता है कि हार्ट अटैक होती है क्योंकि हार्ट की जो नसें हैं उसमें ब्लॉक हो जाती है। ये तो साधारण नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं है। अगर आपको समझना है कि हार्ट अटैक क्यों होती है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे 3 फैक्टर्स को, कि कैसे ये 3 फैक्टर के चलते हार्ट अटैक बहुत ही बढ़ रहा है, वो भी कम उम्र में, यंग एज में। उसमें नंबर 1 फैक्टर है ऑल्टर्ड बॉडीज मेटाबॉलिज्म। मतलब आपकी जो शारीरवृत्ति क्रिया है, जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, वो परिवर्तित हो रहा है। अब सवाल ये आता है, परिवर्तित कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, परिवर्तित आप कर रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल, खान पान, इसके चलते ये परिवर्तित हो रहा है। इसमें कैसे आपकी जो शारीरवृत्ति क्रिया है वो परिवर्तित होती है, उसमें हम 3 चीजें आज डिस्कस करेंगे। उसके अंदर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी हो रहे हो। और ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि आप रिफाइंड शुगर
ट्रांस फैट, ये सब बहुत ज्यादा ले रहे हो तो आपकी लिवर में फैट जमा हो गई, क्योंकि रिफाइंड शुगर जब आपकी खून में आती है तो ये बिल्कुल, उसमें ना ही कोई विटामिन होती है ना ही कोई मिनरल होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ खाना है, कैलोरी है। तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर मिल रहा है डेली बेसिस। कुछ लोग 10 कप चाय लेते हैं, उसके साथ 10 कप उसके साथ 10 चम्मच चीनी, फिर मिठाई लेते हैं। इसके चलते लोगों की जो इनटेक ऑफ शुगर है वो बहुत बढ़ गई है। और शुगर अगर शरीर में ज्यादा आएगी तो शुगर को आपकी ब्लड से जो हार्मोन आपकी कोश में डालती है उसका नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन हार्मोन तो पहले पहले काम करती है, जैसे आप शुगर देते हो अपनी, ये आपकी पेट में जाती है, फिर आपकी ब्लड में जाती है, फिर आपकी इंसुलिन बढ़ती है और इंसुलिन इस शुगर को लेके आपकी कोशिका में डालती है और आपकी कोश जो है, सेल्स जो है, वो इससे फैट, क्योंकि फैट ही जमा होती है हमारी शरीर में, शुगर आप जमा नहीं कर सकते हो, तो ये फैट जमा करती है और ये फैट फिर सिग्नल भेजती है कि बहुत जमा हो गया, बहुत जमा हो गया, हमें और नहीं चाहिए। तो फिर कोश जो है वो और शुगर लेना नहीं चाहता। इसके चलते वो इंसुलिन का सुनना बंद कर देता है। मतलब इंसुलिन हार्मोन तो आती है जैसे आप शुगर लेते हो, लेकिन वो इंसुलिन को सुनता नहीं है। तो इंसुलिन भी मानने को तैयार नहीं है, वो भी अपना लेवल जो है शरीर में बढ़ा देता है। मैं भी बहुत सारा हार्मोन, मेरे दोस्त, मेरे सबको लाऊंगा और मैं इस शुगर को जो है, ये ब्लड में तो नहीं रह सकता है रिफाइंड शुगर, ये शरीर को क्षति पहुंचाएगा। तो इट इंक्रीजेज इट्स लेवल, इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती है और ये आपकी सेल में जोर जबरदस्ती शुगर को अंदर डालती है और आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हो और आपकी सेल्स जो है ये फैट, ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, इससे चर्बी बनाती है। यही चर्बी जो है वो आपकी शरीर में बहुत जगह जाके जमा होने लगती है। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से कोलेस्टेरॉल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन तो दूसरा कारण क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर्ड हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी एडिक्शंस का। स्मोकिंग का भी है, अल्कोहल का भी है। स्मोकिंग से भी देखा गया है कि जब आप स्मोकिंग करते हो एक सिगरेट का, तो आपकी शुगर लेवल ब्लड में बढ़ती है, ट्रांजिएंटली बढ़ती है, फिर इंसुलिन आके उसको कम कर देती है, फिर वही वाली बात। और स्मोकिंग से तो सारी जो आपकी वस्कुलेचर है, मतलब जो आपकी नसें हैं, उसमें तो डैमेज होती है। अल्कोहल एक बहुत हेवी कैलोरी है, बेसिकली इट्स ए पॉइजन। ये जब भी आप लेते हो तो ये आपकी पेट से लिवर में जाती है, लिवर को मालूम रहता है कि नहीं ये तो पॉइजन है, इसको जल्दी से जो है कन्वर्ट करते हैं कुछ और चीज पे, ये अल्कोहल को एसिटाइलेशन कर देते हैं। तब एक चीज अल्कोहल के साथ जोड़ देता है और अल्कोहल की जो टॉक्सिसिटी है उसको नलीफाई करने की कोशिश में लग जाता है और अल्कोहल जल्दी से फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ग्लिसरॉल जो अल्टीमेटली फैट करता है बॉडी में, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये लीवर की बहुत सारी प्रोटेक्टिव जो चीजें होती हैं, जो इम्यूनिटी करता है, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेशन करता है, डैमेज रोकता है, वो सारे जो चीजें जो आपके लिवर में जमा रहती है उसको कंज्यूम करता है। तो आपकी इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम नहीं होता, वो बढ़ती है। ये टॉक्सिन है। ठीक है, तो अल्कोहल से एंड स्मोकिंग से शुगर लेवल बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ती है। तो आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो तो पहले जैसा नहीं रहा ना। इंसुलिन रिस्पॉन्स ज्यादा है आपके मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि आप रिफाइंड शुगर ज्यादा ले रहे हो, ट्रांस फैट ले रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो। तीसरा है इस स्ट्रेस से भी मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होती है। स्ट्रेस से इंसुलिन हार्मोन कम आती है आपके ब्लड में और आपकी जो चॉइस करने की क्षमता है, जो इसको साइंस में बोलते हैं कि कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, मतलब चूज करने की जो क्षमता है, चुनने की जो क्षमता है कि हम अच्छा वाला खाना लेंगे, हेल्दी रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे,
वो क्षमता कम हो जाती है स्ट्रेस से। और क्रॉनिक स्ट्रेस से, अगर आप क्रॉनिक बहुत देर से स्ट्रेस्ड हो, आप नाइट में नहीं सो रहे हो, जगे हुए हो, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन जो है वो शरीर में बहुत बढ़ जाती है। और ये क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन जो है ये आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है, इंसुलिन हार्मोन को बाधा देती है, कोलेस्टेरॉल ज्यादा बनाती है, क्योंकि आपको बॉडी को लगता है कि आप कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकता है अभी अगले 6 महीने तक खाना मिले ही नहीं। तो बॉडी जो है क्रॉनिक स्ट्रेस में स्टोरेज मोड में चला जाता है, स्टोर करता है, खाना जैसे मिलता है उसको जमा कर देता है। और जमा कैसे होगी? जमा तो होगी ये आपकी एज ए फैट, है ना। तो ये 3 फैक्टर के चलते आपकी मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाती है। सो नंबर 1 पॉइंट याद रखिए कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म के चलते आपकी बॉडी कोलेस्टेरॉल ज्यादा बनाती है, ठीक है, इसको याद। नंबर 2 है इंक्रीज्ड इन्फ्लामेशन। शरीर में जो प्रदाह है, जो जलन है, वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? आई विल एक्सप्लेन। जैसे ही आप रिफाइंड शुगर लेते हो तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है। दूसरी वाली जो है वो ये है कि जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारा फ्री रेडिकल आपकी नसें को डैमेज करने वाली जो कण है वो आपकी शरीर में घुस जाता है, आपके लंग्स में घुस जाता है, आपके शरीर में घुस जाता है, और ये आपकी कोश को जो है वो डैमेज पहुंचाता है। और अल्कोहल को अगर ऐड कर दो तो आपकी बॉडी की क्षमता जो है ये डैमेज को कंट्रोल करने की वो कम हो जाती है। तो एक तरफ कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे नशे की जो डैमेज है वो बढ़ रही है, और अल्कोहल भी अगर ले रहा है तो वो डैमेज कंट्रोल की जो क्षमता है आपके शरीर की उसमें भी कमी हो रही है। तो क्या होगी आप बताओ? डैमेज ज्यादा होगी ना, इन्फ्लामेशन बढ़ गई ना। रिफाइंड शुगर ले रहे हो, इन्फ्लामेशन, रिफाइंड शुगर ले रहे हो, आपको डायबिटिक है तो उसमें वो फैट सेल्स है। जब आप रिफाइंड शुगर लेते हो, जब आपको डायबिटिक है तो जो आपकी फैट सेल है बॉडी का, उसमें से बहुत सारी ऐसे केमिकल निकलता है जिससे आपके शरीर में प्रदाह जो है वो बढ़ती है। तो ये 2 कारण याद रखिए कि रिफाइंड शुगर ले रहे हो आप डायबिटिक हो गए हो, या आप जस्ट रिफाइंड शुगर ले रहे हो उसमें भी आपकी बॉडी में जो है प्रदाह बढ़ती है। डायबिटिक हो, मोटापा है तो आपकी बॉडी में प्रदाह बढ़ती है। स्मोकिंग अल्कोहल ले रहे हो तो आपकी बॉडी में प्रदाह बढ़ती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारी खान पान जो है ना वो अभी अल्टर्ड हो गई है, उसके चलते जो पेट में जो बैक्टीरिया है, हमारी जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया है जो हमारे साथ रहते हैं, हमें इम्यूनिटी देती है, हमें प्रोटेक्ट करती है दूसरे बैक्टीरिया से, उनको जो नेचुरल खाना है वो नहीं मिल रहा, तो वो नेचुरल बैक्टीरिया मर जाती है आपकी। और पेट की नेचुरल बैक्टीरिया जब मर जाती है तो जो अननेचुरल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ होती है, वो फिर आपकी शरीर में घुसती है। बहुत सारी केमिकल है, बहुत सारी फूड पार्टिकल्स है जो नेचुरल बैक्टीरिया के रहते हैं, आपके ब्लड में घुस नहीं पाता है क्योंकि ये गार्ड करता है आपकी बॉडी को। आपकी पेट में, आपकी गट में ये जो बैक्टीरियाज हैं ये गार्ड करती है, दे आर लाइक सिक्योरिटी गार्ड, दे हैव सिक्योरिटी चेक्स बिफोर दे अलाउ एंट्री ऑफ अदर बैक्टीरियाज और फूड पार्टिकल इन योर बॉडी। तो वो सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो आप यू आर किलिंग देम, आप मार दे रहे हो। तो उससे क्या होगा, ये गलत जो फूड पार्टिकल्स है वो तो आपकी ब्लड में जाएगा, जो गलत बैक्टीरिया है वो भी जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ेगी। इन्फ्लामेशन क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रदाह क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि प्रदाह के चलते आपकी जो हार्ट की नसें हैं वो हार्ट की नसों में डैमेज बढ़ती है, और अगर आपकी हार्ट की नसों में डैमेज बढ़ रही है तो वो डैमेज जगह पे जाके ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल पहले हुआ अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म के चलते ये जाके ऑक्सीडाइज होके वो जो डैमेज जगह है वहां जाके जमा होती रहेगी। तो क्या होगा, अगर आपकी हार्ट की
नसों को डैमेज हो गई और वो डैमेज जगह में जाके कोलेस्टेरॉल बैठ रही है, तो क्या होगा? ब्लॉक होगी ना। ये रहा नंबर 2। अब नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नंबर तीन है मोर स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया हमारा लाइफ। और क्यों हो गया? पीपल विल से कि सर बिजनेस में ज्यादा स्ट्रेस है, काम में ज्यादा स्ट्रेस है, फैमिली में ज्यादा स्ट्रेस है, लेकिन 90% ऑफ द स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। और ये कैसे आता है? ये स्ट्रेस प्राइमरीली मैंने देखा है 3 तरीके से आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज हेडोनिक ट्रेडमिल। मतलब हम फेसबुक खोलते ही लोगों को देख रहे हैं, दे आर अचीविंग समथिंग, तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम भी ये अचीव कर सकते हैं, और मतलब वो एक गोल सा सेट हो जाती है, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाती है। तो अगर आपने जो है इलॉन मस्क की स्टैंडर्ड सेट कर ली है और आप कहीं गांव में रहते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गांव के लड़के इलॉन मस्क नहीं हो सकता, मैं ये बोल रहा हूं कि देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। 1 2 3 4 करके हजारों स्टेप्स लेने के बाद वो इलॉन मस्क बिल्कुल बन सकता है। लेकिन वो अगर वो 1000 स्टेप्स लेने से पहले गांव में बैठ के इलॉन मस्क को देख रहा है कि वो क्या अचीव कर रहा है, क्या गाड़ी में चल रहा है, क्या कंपनीज बना रहा है, तो उसकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल लगेगी कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये रहा हेडोनिक ट्रेडमिल। मतलब लोगों को देख के हम कुछ बनना चाह रहे हैं और वो हमेशा हम देख रहे हैं, मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं। जो स्टेप्स है, हजारों स्टेप्स, 100 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, वो हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं है। जो हमें फर्स्ट फ्यू स्टेप्स 1 2 3 4 5 करके लेनी है, वो हम ले नहीं रहे। तो हम हमेशा अपने आप से खुश नहीं है, चारों ओर जो चल रहा है उससे भी बिल्कुल ही खुश नहीं है। जो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स है वो नहीं ले रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में जाके बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल सेट कर रहे हैं, उससे आपको तो कुछ होने वाला है नहीं, है कि नहीं? बताओ। तो ये ट्रेडमिल होता है, इससे स्ट्रेस बहुत बढ़ती है। रात में सोने जाने से पहले भी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया को, सुबह उठ के भी देख रहे हैं सोशल मीडिया, बहुत स्ट्रेस है। तो नंबर 1 पॉइंट रहा मेरा सोशल मीडिया से स्ट्रेस बढ़ती है, क्रॉनिक स्ट्रेस होती है, नाइट स्लीप हैम्पर्ड होती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 स्ट्रेस बढ़ने का कारण है लेट नाइट वर्क। आप बहुत ही रात तक काम करते हो। नाइट शिफ्ट बुरा नहीं है, मैंने एक वीडियो, आई हैव पुट ए वीडियो ऑन नाइट शिफ्ट, उसको देख लो, इट्स नॉट बैड। लेकिन नाइट शिफ्ट को मैनेज करना नहीं आता है, सर्केडियन रिदम जो नेचुरल साइकिल ऑफ हार्मोन्स है उसको मैनेज करना नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है, ये आपकी हार्मोन्स जो है वो अल्टर्ड हो जाती है, आप क्रॉनिक स्ट्रेस में चले जाते। तो इसीलिए तो जो नाइट शिफ्ट है उनमें डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, हार्ट की बीमारी, इसके चांसेस 30 से 40% ज्यादा है ना? तो नाइट शिफ्ट ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक तो है कि हेडोनिक एडेप्टेशन हो गई, रात में हम सो नहीं रहे ढंग से, नाइट शिफ्ट के चलते भी हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है उसमें भी डिसरप्शन हो रही है। और नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज स्ट्रेस मैनेज करना हमें आता ही नहीं है। हमने बहुत कुछ सीखा स्कूल में, गंगा नदी कहां से आती है और कहां तक जाती है, बहुत सारी जियोग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ, अपने बॉडी, अपने ब्रेन के बारे में जानना। जो जब हम ग्रो करेंगे तो स्ट्रेस तो होगी। स्ट्रेस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ग्रोथ। ये बहुत जरूरी है आपको जिंदगी में आगे लेने के लिए। उस स्ट्रेस को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, तो वो हमने जो है सीखा नहीं है। तो उसके चलते भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है, यू आर नॉट रिलैक्स्ड। अब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से क्या होती है? स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आपकी बीपी बढ़ती है, उससे हार्ट अटैक की चांसेस दुगना हो जाती है। कोलेस्टेरॉल बढ़ती है, तो उससे हार्ट अटैक की चांसेस दुगना हो गई।
आपको ओबेसिटी ज्यादा होती है 30 से 40%, उससे भी आपको हार्ट अटैक की चांसेस ज्यादा हो गई। और आप अगर डायबिटिक हो गए इस सब के चलते, इंसुलिन रेजिस्टेंस होके, तो आपकी हार्ट अटैक की चांसेस 4 गुना हो जाती है। और अगर आपको सपोज यू हैव ऑल थ्री, लाइक यू आर डायबिटिक, यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर एंड यू आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, तो ऐसा नहीं है कि आपकी हार्ट अटैक होने की चांसेस 4 + 2 + 2 8 गुना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हार्ट अटैक होने की चांसेस 4 गुना 2 गुना 2 मतलब 16 गुना हो जाती है। तो ऐसे ही आपकी हार्ट अटैक होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी को आप बढ़ाते रहते हो ये सारे फैक्टर्स। सो आई थिंक रिमेंबर दिस 3 फैक्टर्स ऑफ हार्ट अटैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टर्ड हो रही है, दूसरा है आपके शरीर में प्रदाह हो रही है, उसके चलते आपकी नसों में, हार्ट की नसों में डैमेजेस हो रही है, और तीसरा है आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना, मैनेज करना नहीं आता, उसके चलते आपकी मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो रही है, आपकी स्लीप अल्टर्ड हो रही है, आपको ब्लड प्रेशर हो रही है, कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज की इशू हो रही है, और ये सब के चलते आपकी डैमेज नसों में जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो रही है, इससे हार्ट अटैक बढ़ती है। तो ये जो नॉलेज है जो आपको मिला है, दिस नॉलेज इज द पावर। यूज दिस नॉलेज नॉट ओनली टू लर्न बट टेक द नेसेसरी स्टेप्स ऑल्सो टू रिमूव ये द फैक्टर्स ऑफ द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की जो फैक्टर्स है उसको अपने लाइफ से कम करिए, हटाइए, क्योंकि याद रखिए हार्ट अटैक से आपको बचना है जब आप कम उम्र के। यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ। आपको लाइफ में बड़ी काम करनी है, खूब बिजनेस ग्रोथ करनी है, करियर ग्रोथ करनी है, खूब पैसा कमाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, बहुत कुछ करना है। यू कैनॉट अफोर्ड टू बिकम ए पेशेंट ऑफ हार्ट व्हेन यू आर जस्ट 40 ईयर ओल्ड। 40 साल की उम्र में आप हार्ट के पेशेंट हो ही नहीं सकते। यू कैनॉट अफोर्ड इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी कि एक्चुअली क्या ये ब्लॉक ग्रो होके हार्ट अटैक होती है? द आंसर इज नहीं। जो कम उम्र के लोग हैं ना, 40 साल में, 50 साल में, इन देयर 30s 40s एंड 50s हैविंग हार्ट अटैक, उनमें क्या होता है, ये जो ब्लॉक है, मोस्ट ऑफ देम, 90% ऑफ देम, ये जो ब्लॉक है ना, ये प्रदाह बढ़ जाने के कारण, इन्फ्लामेशन बढ़ जाने के कारण, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण, स्ट्रेस बढ़ जाने के कारण, ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक पर्दा होती है। मतलब आपकी बॉडी में एक पर्दा बना के रखा हुआ है, उसके नीचे ब्लॉक होती है, ये कोलेस्ट्रॉल जमा रहती है। वो जो पर्दा है वो फट जाती है ड्यू टू हाई स्ट्रेस के चलते, बॉडी में इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन के चलते पर्दा जो है वो फट जाती है। और अगर ये पर्दा फट जाता है तो वहां पे खून जमा हो जाती है अचानक से, और आपको पता नहीं चलता कि मुझे हार्ट अटैक होने की जो सिम्टम, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि आप सीढ़ियां ले रहे हो तो आपको पेन हो रही है, या आपको थोड़ी बहुत पेन हो रही थी, ये सारे सिम्टम नहीं होता है। आपको अचानक से कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाती है, क्योंकि वो जो पर्दा है वो फट गया है ड्यू टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन। प्रदाह बढ़ जाने के कारण आपके शरीर में ये हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं कि हार्ट अटैक हमें होने वाला है कि नहीं है, वो तो कैसे पता चलेगा? क्या कुछ टेस्ट हम करा सकते हैं सालाना, जिससे हमें पता चल सकती है कि क्या मैं हार्ट अटैक होने की कगार में हूं? तो हाँ जी, ऐसा टेस्ट तो आप बिल्कुल करा सकते हो, जिसमें सालाना आपको पता चलती रहेगी कि क्या आपको हार्ट अटैक जो है वो होने की चांसेस बढ़ रही। ऐसी कौन सी टेस्ट है? ऐसी कुछ टेस्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 इंपॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग पीपी शुगर। साथ में फास्टिंग और पीपी इंसुलिन भी करा लेना। इससे सिर्फ आप डायबिटीज हो के नहीं हो, वो तो फास्टिंग पीपी शुगर से पता चल जाती है। फास्टिंग पीपी इंसुलिन से और इंसुलिन रेजिस्टेंस से ये भी पता चलता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे हो कि नहीं, और आपकी जो शारीरिक क्रिया है वो कोलेस्टेरॉल ज्यादा बना रहा है कि नहीं। तो फास्टिंग पीपी के साथ, फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर के साथ फास्टिंग पीपी इंसुलिन भी करा लेना, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी अपना जो है वो चेक करा लेना। दूसरा है कि ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल कोलेस्टेरॉल जो है
उसकी रेशियो निकाल लेना। मतलब एचडीएल कोलेस्टेरॉल जितना है, ट्राइग्लिसराइड जो है वो उससे 2.5 से 3 गुना के ऊपर भी जा रहा है, तो आपकी हार्ट अटैक की रिस्क तो बढ़ रही है। 4 गुना से ज्यादा अगर है, मतलब आपकी ट्राइग्लिसराइड अगर एचडीएल कोलेस्टेरॉल से 4 गुना से भी ज्यादा है, तो आपकी हार्ट अटैक की रिस्क बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको भी आप चेक करा सकते हो। नंबर 3, आप बॉडी में इंफ्लेमेशन हो रहा है कि नहीं, HSCRP बोल के एक टेस्ट होता है, HSCRP, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको भी टेस्ट करा लो ताकि आपको पता चले कि शरीर में प्रदाह वो ज्यादा है क्या। और हार्ट की टेस्ट तो बिल्कुल करा लेना, उसमें ECG आती है, इकोकार्डियोग्राफी एंड डॉप्लर स्टडी आती है, और TMT आती है। ECG में आपकी हार्ट की रिदम, हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे चल रही है वो पता चल जाती है। इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर में आपकी हार्ट कैसे चल रही है, उसके वल्व्स कैसे हैं, सारी जगह सारी जो हार्ट की जो मसल है वो ठीक चल रही है कि नहीं वो पता चल जाती है। वल्व्स जो है वो ठीक है कि नहीं वो पता चल जाती है इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर स्टडी में। और ट्रेडमिल में, TMT में, ट्रेडमिल टेस्ट में ये पता चल जाता है कि दौड़ने के टाइम आपकी हार्ट में जो है कोई ब्लॉक आ रहा है कि नहीं। बेस्ट है TMT की जगह आप स्ट्रेस इको भी करा सकते हो, उसमें इको भी हो जाती है और दौड़ने के तुरंत बाद और एक इको करके देखा जाता है कि हार्ट में कहीं ब्लॉक्स तो नहीं आ रहा है। स्ट्रेस इको की डायग्नोसिस करने की क्षमता TMT से ज्यादा है, तो आप TMT की जगह स्ट्रेस इको भी करा सकते हो। तो ये रही सारी टेस्ट जो आप आराम से करा सकते हो सालाना एक बार। उससे क्या है ना कि आपको पता चलती रहेगी कि कहीं मैं रिस्क फैक्टर तो नहीं डेवलप कर रहा हूं हार्ट अटैक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिस्क फैक्टर पता चल गया, नहीं ये 3-4 रिस्क फैक्टर मुझे है, मेरी ब्लड में दिख रहा है, so now you can start taking the steps to control those, right? अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जो है कुछ रॉन्ग आइडियाज, 5 ऐसी रॉन्ग बिलीफ है, गलत धारणा है जिसको आपको बदलना है कि आपको हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, इसको लेके। उसमें नंबर 1 है कि मेरे को मोटापा नहीं है, आई एम नॉट ओबीज, इसलिए मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। बहुत कॉमन है लोगों पे ये धारणा है कि मोटा लोग जो मोटे लोग होते हैं उनको ही हार्ट अटैक होती है। 40% लोग जिनको हार्ट अटैक होती है वो मोटे हैं ही नहीं। अब ये कैसे होता है? मोटे लोगों पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उनको ओबेसिटी ज्यादा है, ये सब दिमाग में आ रही है ना? नहीं, ये सही नहीं है। स्किनी फैट भी लोग होते हैं, मतलब वो बाहर से तो पतले हैं लेकिन उनके लीवर में चर्बी जमी है, उनकी पेट के अंदर चर्बी जमा हुआ है, स्किन के नीचे चर्बी नहीं है, तो इसलिए वो पतले दिख रहे हैं, लेकिन वो पतले हैं नहीं। मैंने डिस्कस किया ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टर्ड हो गई है, उनके शरीर में प्रदाह ज्यादा है, स्ट्रेस मैनेज्ड नहीं है। तो इतने सारे फैक्टर्स तो हो सकती है ना। अकेला मैं मोटा नहीं हूं इसलिए मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ये आइडिया सही नहीं है ना? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आइडिया सही है। नंबर 2, डॉक्टर साहब मैंने तो कभी बीड़ी छुआ ही नहीं, अल्कोहल तक नहीं पिया, मैं पतला हूं फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो गई, ये कैसे हो सकता है? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये गलत धारणा है। हो सकता है आप अल्कोहल नहीं लिए, हो सकता है आपने ज्यादा मिठाई और चीनी नहीं लिया, लेकिन स्मोकिंग भी नहीं किया, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रेस मैनेज नहीं है, और ये भी हो सकता है गलत खाने के चलते आपने शरीर में बहुत सारी गलत चीजें जमा कर ली, और ये भी हो सकता है कि आपने गलत खाना खाया, इसके चलते आपकी शरीर में प्रदाह बढ़ गई। मैंने बोला ना, पेट में जो अच्छी बैक्टीरिया होती है, गलत खाना खाओगे तो वो मर जाएगा, तो आपकी शरीर में जो है वो गलत चीजें अंदर चली जाएगी और उससे आपकी प्रदाह बढ़ जाएगी, इसके चलते भी हो सकता है। स्ट्रेस मैनेज नहीं है, इसके चलते भी हो सकता है। तो सिर्फ मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, अल्कोहल नहीं पीता हूं, इसका मतलब ये है कि मुझे तो हार्ट अटैक नहीं पड़ सकती, ये सही नहीं है। नंबर 3 गलतफहमी है, आई एम ए फीमेल तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकती। हार्ट अटैक मेल्स की बीमारी है, गलत है। अगर आप फीमेल हो, अगर आपको डायबिटीज है, तो आपकी हार्ट अटैक होने की चांसेस जो है वो मेल, मतलब जो
लड़का और लड़की में जो डिफरेंस होती है वो नहीं रहेगी अगर फीमेल्स में, अगर द फीमेल पर्सन हैज़ द डायबिटीज़, अगर लड़की को डायबिटीज़ है तो उसकी हार्ट अटैक होने की चांसेस एक लड़का जो है, एक मेल जो है, उसकी बरोबर है। ठीक है। और अगर आप ओबेज हो और अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है, तो अगर आप फीमेल हो और ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, तो आपको हार्ट अटैक होने की चांसेस 10% ज्यादा है एक 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 एक, एक पुरुष से। तो कम कहां हुई? और जिनको पीसीओएस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनमें भी हार्ट अटैक होने की चांसेस जो नॉर्मल फीमेल्स है उनसे दुगना होती है। क्योंकि पीसीओएस पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल इश्यूज रहते हैं, उनपे डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होती है, तो उनमें भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये सोच के कि मैं तो स्त्री हूं, आई एम फीमेल, तो ये तो हार्ट अटैक जो है पुरुषों की बीमारी है, मुझे नहीं हो सकती, ये नहीं सोचना। अवेयरनेस के लिए जरूरी है, गलतफहमी है, इसको दूर करो। ठीक है। नंबर 4 है, बहुत कम, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, जिम जाता हूं, फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो गई। इतने बड़े प्लेयर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, सौरभ गंगुली को हो गया, हार्ट अटैक हो गया। वो एक्सरसाइज नहीं करते थे क्या? रोज करते थे एक्सरसाइज। केके को देखो, सिंगर है, वो मोटा भी नहीं है, एक्सरसाइज भी करता था, जिम भी जाता था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं। एक्सरसाइज से हार्ट अटैक कम होती है, ये सही नहीं है। अगर आप गलत खाना ले रहे हो, रात में नहीं सो रहे हो, आपकी स्ट्रेस मैनेज नहीं है, आपकी पेट की जो अच्छी बैक्टीरिया है वो मर गया है, आपकी शरीर में प्रदाह ज्यादा है, आप अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो सकता है, तो आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज से कुछ भी सुधार लोगे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सुधरेगा। रोज एक्सरसाइज जाने से वो एक पार्ट है जिससे एक्सरसाइज करने से हार्ट की इंप्रूवमेंट तो होती है, लेकिन बाकी पूरा चीज जो है वो गड़बड़ है, और सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे होगी। अगर सुधारना है तो सब कुछ सुधारना है, सिर्फ एक्सरसाइज करने से जो पूरी इंप्रूवमेंट है वो आती नहीं है। ठीक है। तो नंबर 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है नहीं, कभी नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हो सकता। गलत है। WHO क्या बोल रहा है सुन लो, डेटा सुन लो। 80% हार्ट अटैक, 80% ऑफ द टोटल हार्ट अटैक, दे आर लाइफस्टाइल डिजीज, वो प्रिवेंटेबल है। अब बताओ, जेनेटिक है ही नहीं, तो अगर आप अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हो, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, मेटाबॉलिज्म जो है आपकी शारीरिक क्रिया है उसको आप ऑल्टरेट कर रहे हो, कुछ और ही बना रहे हो, आपकी शरीर में प्रदाह अगर ज्यादा है, आपकी स्ट्रेस अगर मैनेज नहीं है, सिर्फ आपकी मतलब जेनेटिकली, मतलब आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक नहीं है, उससे ही काम चल जाएगी? जरा बताओ कमेंट सेक्शन में, उससे काम चल जाएगी कि नहीं? आपको तो अभी नॉलेज हो गई ना कि हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है ना? तो ये 5 पॉइंट याद रखो। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी दोबारा जाके देख लो, नीचे चैप्टर बनी हुई है। ये गलत फहमी हटानी है खुद के दिमाग से भी, और अपने जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके दिमाग से भी। कुछ अच्छा करने के लिए गलत फहमी दूर करनी बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट। तो अगर आपको जैसे हार्ट अटैक होती है तो सिम्टम क्या है, मैं अलग से वीडियो बना के रख लूंगा, इसमें हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हार्ट अटैक की जो कॉमन सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो ये होती है कि आपको चेस्ट पेन हो सकती है, कहीं भी जॉ से लेकर नाभि के बीच कहीं भी चेस्ट पेन या हैवीनेस सा फील हो सकता है। ठीक है। पल्पिटेशन एंड स्वेटिंग फील हो सकती है, ये रहा नंबर 2। नंबर 3 है कि आपको जो है आपको सिंकपी हो सकती है, मतलब आप जो है अनकॉन्शियस होके गिर सकते हो। तो चेस्ट पेन, पल्पिटेशन एंड स्वेटिंग और बिल्कुल अनकॉन्शियस होना, इस तीनों को आप जो है याद रखो। और एक अनयूजुअल सिम्टम होती है, वो भी कॉमनली देखा गया है, इसलिए मैं मेंशन करके रख लेता हूं, वो है एसिडिटी एंड गैस। कुछ लोगों को ये सिम्टम होती है कि चलने फिरने से, खाने पीने से गैस एसिडिटी बहुत हो रही है, और जो हार्ट की नर्व है और पेट की जो नर्व है वो बिल्कुल आसपास रहती है। ठीक है। इससे चलते जो हार्ट की जलन, हार्ट की दर्द, इन मेनी केसेस वो पेट की जलन, पेट की दर्द ऐसे फील हो।
तो ये सिम्टम याद रखो, सिम्टम पे मैं अलग से वीडियो बना लूंगा इन डिटेल। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल जाके स्क्रीनिंग कराओ, अपनी रिस्क फैक्टर देखो और उसको मॉडिफाई करो, है ना। हम आगे बढ़ते हैं कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए क्या करनी चाहिए, ऐसा कौन सी 10 स्टेप है जो आज ही से आप ले सकते हो टू प्रिवेंट हार्ट अटैक कंप्लीटली। बने रहिए मेरे साथ आगे, ठीक है। द स्टेप नंबर 1 इज effective screening, having the knowledge that you just had right now in this video and then go for effective annual screening। सालाना एक बार अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, ये जानने के लिए कि आपको कौन कौन सी रिस्क फैक्टर हो रही है जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकती है। ये नंबर 1 याद रखिए। स्क्रीनिंग में क्या कराना है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चैप्टर बनी हुई है, उसमें जाके आप देख लीजिए दोबारा से क्या चीज स्क्रीनिंग करनी है सालाना एक बार। नंबर 2, अपनी गट बैक्टीरिया जो है, अच्छी वाली बैक्टीरिया, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स लीजिए, ठीक है। मैं फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेम नहीं है। वेजिटेबल की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मल्टी कलर, 4 से 5 कलर की जो वेजिटेबल है उसकी बात कर रहा हूं। वो सिर्फ आप ही को पुष्टि नहीं पहुंचाता, जो आपकी पेट में अच्छी बैक्टीरिया है उसको भी पुष्टि देता, वो जरूरी है। और साथ में ले लीजिए फर्मेंटेड फूड, दही, फर्मेंटेड आचार, बहुत सारा है, बहुत सारे कल्चर में डिफरेंट फर्मेंटेड फूड है। अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूं, फर्मेंटेड फूड की बात कर रहा हूं, दही, आचार, इन सब की, ठीक है। इसको आपको जो वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी मल्टी कलर वेजिटेबल्स हैं उनके साथ जोड़ दीजिए, तो आपकी पेट में अच्छी वाली बैक्टीरिया जो है वो बहुत बढ़ेगी और आपको प्रोटेक्शन देगी, आपकी शरीर में प्रदाह कम करेगी और आपके शरीर में शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब कम रहेगा और आपकी हार्ट की नसों को जो है वो चोट कम पहुंचेगा। ये बहुत जरूरी है। नंबर 3 है टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप पहली खाना ले रहे हो और जब आप लास्ट खाना ले रहे हो, उन दोनों के बीच 7 से 8 घंटे के ज्यादा गैप नहीं होना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई टुक माई ब्रेकफास्ट, मैंने दिन में पहली बार खाना लिया जब 7 बज रही थी और लास्ट खाना लिया जब 11 बज रहा है। इससे आपकी शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ती है, इंसुलिन बहुत देर तक रहती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या क्या क्षति होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। उसको मैं फिर डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, नीचे चैप्टर बनी हुई है, देख लीजिए जाके। लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। द फर्स्ट फूड ऑफ द डे अगर आप दिन में 12 बजे ले रहे हो, द लास्ट फूड ऑफ द डे आपको जो है आखिरी खाना जो है आपको, मतलब डिनर जो है वो आपको 8 बजे से पहले ले। और सुबह उठ के 2-4 अखरोट या आलमंड ले लो, चाय के या कॉफी के साथ, कुछ मत लो। 12 बजे के बाद अच्छे से लंच कर लो और रात में 7 से 8 बजे से पहले अगर अच्छे से डिनर कर लोगे तो सही रहेगा। ऐसा नहीं है 12 बजे और 8 बजे ही करना है, इसको आप अपने हिसाब से आगे भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो, जैसे आपको मदद मिलती है। लेकिन 8 घंटे से ज्यादा आप खाना मत खाओ, इससे आपकी शरीर को चोट पहुंचती है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो। चौथा पॉइंट, कट डाउन स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल ही छोड़ दो और छोड़ने की तरीका ये है कि जो निकोटीन च्युइंगम है वो मिलती है, दिन में आप 10 से 15 निकोटीन च्युइंगम ले सकते हो। अभी तो निकोटीन पैच हो गई है, सो पैच लगा सकते हो। टॉक टू योर फिजिशियन बिफोर यू डू एनी सच थिंग्स। व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर वेज, मतलब आपके पास ऑप्शंस है कि आप निकोटीन च्युइंगम यूज करके, निकोटीन पैच यूज करके आप स्मोकिंग को छोड़ सकते हो। देयर इज नो गुडनेस इन स्मोकिंग, ओनली बैड इफेक्ट्स। और जैसे स्मोकिंग छोड़ते हो यू कैन ऐड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से ब्रेन में डोपामिन बढ़ती है। यू कैन ऐड सम हॉबी, उससे ब्रेन में डोपामिन बढ़ती है और ब्रेन में जब डोपामिन अच्छा खासा रहता है तो आपको स्मोकिंग करने की जी नहीं करती है। तो डोपामिन कैसे ब्रेन में बढ़ाया जाता है, हाउ टू इंक्रीज डोपामिन इन द ब्रेन, अगर आप जानना चाहते हो नेचुरली विदाउट मेडिसिन, जिससे आपको स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ने में बहुत मदद आएगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे। अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ whether you want me to make such videos or not. नंबर 5 है कट डाउन अल्कोहल। अल्कोहल बिल्कुल ही मत लो। अगर कोई है कि बिल्कुल सर कुछ ना कुछ तो लेना ही है, तो 2 पेग्स सोने के 2 घंटा पहले 2 गिलास पानी के साथ हफ्ते में 2 दिन ले लो।
बहुत सारा दो बोल दिया मैंने, फिर से जाके एक बार देख लो मैंने क्या बोला। ये आप फॉलो कर सकते हो अल्कोहल मॉडरेशन के लिए। इससे ज्यादा मत लेना, ये पॉइजन है, ये टॉक्सिन है आपके शरीर के लिए। अगर हो सके मत लो, अगर हो सके डॉक्टर की सहायता लो छोड़ने के लिए। नंबर 6 है कट डाउन सोशल मीडिया। बहुत स्ट्रेसफुल है सोशल मीडिया, उसको कम कर दो। नींद से जगने के 2 घंटे तक सोशल मीडिया मत देखो। सोने जा रहे हो तो लास्ट 1-1.5 घंटा सोशल मीडिया मत देखो। सोशल मीडिया देखो तो सीखने के लिए देखो, कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए देखो। सोशल मीडिया लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में कहा क्या हो रहा है उसको मत देखो। किसने कौन सी गाड़ी खरीद ली, कौन सी कपड़े खरीद लिया, उसको मत देखो। उससे आपकी हेडरिंग एडेप्टेशन बढ़ जाएगी। आपके पास जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करना है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ करना है। और अभी तो एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे हूँ और वॉरेन बफे भी हमें दिख रहा है अमेरिका का, और मैं चाहता हूं कि मैं वॉरेन बफे बन जाऊं कल परसों या अगले साल। ऐसा नहीं होता है। आप वॉरेन बफे बन सकते हो, उसके लिए सालों की मेहनत जरूरी है, बहुत सारी स्टेप्स लेनी है, बहुत सारा कुछ सीखना है। सीखने पे मन लगाओ, सोशल मीडिया यूज करो सीखने के लिए, देखने के लिए नहीं कौन क्या कर रहा है। और जम के सीखो, जम के काम करो और आगे बढ़ो। और सोशल मीडिया उठने के तुरंत बाद मत देखना, 2 घंटे तक मत देखना, सोने जाने से पहले 2 घंटा मत देखना, उससे स्ट्रेस बहुत कम होगी। नंबर 7, अवॉइड ट्रांस फैट। डालडा है, जली हुई है, उसको अवॉइड करो। और जो तेल है ना, जिसको बनाने में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए। एग्जाम्पल है, आप राइस ब्रांड ऑयल देख लो। आपको लगता है राइस ब्रांड से मतलब आसानी से तेल निकलता है? ऑलिव को आप प्रेस करो तेल निकल आएगा, नारियल को प्रेस करो तेल निकल आएगा, सरसों को प्रेस करो तेल निकल आएगा। लेकिन वो सेम चीज राइस ब्रांड के लिए अप्लाइड है ही। डालडा तो बिल्कुल ट्रांस फैट है, और बहुत डीप फ्राइड फूड ले रहे हो तो वो भी जली हुई फैट है, वो तो बिल्कुल ही कम कर दो। ठीक है, हफ्ते में 1 बार ले लेना, लेकिन बिल्कुल ही कट डाउन करो। और ओमेगा 3 जो है अच्छी वाली फैट है, उसको अच्छे से लो। वो एलमंड में है, अखरोट में है, ऑलिव ऑयल में है ओमेगा 3। जो लोग मीट लेते हैं वो मीट में भी है, लेकिन अगर वो जो चिकन है, वो जो मटन है, वो अगर ऐसे एनिमल से है जो कि ग्रेज करता है फील्ड में जाके, मतलब मैदान में घूम के घास खा के जो बड़ी हुई है, उनकी चर्बी में भी अच्छी वाली फैट है। A2 घी में ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 कैप्सूल ले सकते हो आप एज ए सप्लीमेंट, 1000 मिलीग्राम का मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हो। नंबर 8, ऐड विटामिन D3। इससे आपकी जो नसें हैं उसको बहुत बेनिफिट होता है, वो जल्दी से खुद को हील कर पाता है, ठीक कर पाता है। ओमेगा विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट दैट यू शुड कंसिडर। इससे आपकी कोश की जो हीलिंग पावर है, स्वस्थ रहने की जो क्षमता है, वो बढ़ती है। 60,000 यूनिट साल में 8 से 10 हफ्ता आधे कप दूध के साथ हफ्ते में 1 बार ले लेना। अपने फिजिशियन के साथ बात कर लेना लेने से पहले, लेकिन यही शेड्यूल होता है। अगर आप 8 से 10 हफ्ते 60,000 यूनिट ले लोगे, एडल्ट की बात कर रहा हूँ, जो बड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आपकी लीवर विटामिन D3 जमा कर लेती है और पूरी साल आपको विटामिन D3 मिलती रहती है। बहुत जरूरी है आपकी स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। एक्सरसाइज। अब आपने खाना तो सुधार लिया, रात में ठीक से सोने भी जा रहे हो, सोशल मीडिया ज्यादा नहीं देख रहे हो, राइट? एक्सरसाइज करो, ट्रेडमिल करो, हफ्ते में ट्रेडमिल करो, हफ्ते में टोटल रोज आधा घंटा करके, आधा घंटा हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, हफ्ते में 3 बार, 2 से 3 दिन आप ट्रेडमिल करो। और हफ्ते में 2 से 3 दिन आप जो है जिम करो, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज। उससे आपकी मसल मास जो है, आपकी जो पेशी है, मसल है, आपकी जो मसल है वो प्रिजर्व होगी, और वो प्रिजर्व होने से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, कोलेस्टेरॉल कम होगी। जैसे आप खाना अभी तो सही ले रहे हो, प्रदाह जो है वो कम होगी, ब्रेन में डोपामिन बढ़ेगी। मैंने बोला ना, स्मोकिंग के साथ स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ना है तो अच्छी तरह से एक्सरसाइज शुरू करो, जिम जाओ, दौड़ो, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो
ये रहा एक्सरसाइज शेड्यूल जो मदद देती है। 30 to 90 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जब आपकी हार्ट रेट 65 से 70% ऑफ योर जो टोटल हार्ट रेट है उसके बीच चल रही है। कैसे पता चलेगी कि क्या मेरी हार्ट रेट होनी चाहिए? जो आपकी हार्ट रेट मैक्सिमम होनी चाहिए वो है 220 माइनस एज इन ईयर्स। मतलब अगर आपकी उम्र 50 साल है तो 220 माइनस 50 हुआ 170। ये आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। तो उसकी 70% कितनी होनी चाहिए? उसकी 70% आती है करीबन तो 120 के आसपास। तो अगर आप चल रहे हो और आपकी हार्ट रेट 115-120 है तो खुश हो जाओ। हफ्ते में ऐसे 30 से, और ज्यादा करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर आप 1 घंटे से ज्यादा दौड़ रहे हो उससे आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगी। 45 मिनट्स काफी है। हफ्ते में 2 बार 3 बार दौड़ लो और 2 बार 3 बार आप जो है जिम कर लो। इससे आपको बहुत बेनिफिट पहुंचेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आई विल डिस्कस 2 थिंग्स ओनली, दैट्स ऑल। नंबर 1 होती है सेल्फ टॉक। आपकी जो अंदर ही अंदर जो बातें चलती है ना, वो आपको जिंदा रखने के लिए है। आप जब जंगल में थे तो जिंदा रखने के लिए वो बातें चलती थी। जो वर्स्ट पॉसिबिलिटी है, वो ये घटना घटी, उसकी जो वर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सबसे बुरी जो आउटकम हो सकती है, वही आपको जो है आपकी ब्रेन जो है आपको दर्शाता है। ठीक है? तो आपकी ब्रेन आपकी तरफ थ्रो करती है द वर्स्ट पॉसिबिलिटी, लेकिन यू कैन एक्सेप्ट इट, you can write it down to take care of it later on, or you can discard it also. You have all the options. You can immediately accept it and start acting on it if it's an emergency. You can discard it if it is unnecessary, unusual, and you think it doesn't matter. लेकिन ये जो सेल्फ टॉक अंदर ही अंदर चल रही है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, उसको मान लेना। हर नेगेटिव सेल्फ टॉक को बोलना अपने ब्रेन को, नहीं ये सही है। योर ब्रेन इज थ्रोइंग आउट सम नेगेटिव आउटकम, लेकिन हर नेगेटिव आउटकम को अगर आप सही बोलोगे तो आपकी सोच नेगेटिव होने लगेगी। हर नेगेटिव आउटकम सही नहीं है। जो सही है उसके लिए आपको काम करना है। नोट इट डाउन कि इसको हम देखेंगे कि अगर ऐसा है कि नहीं। जो बिल्कुल अजीब सा है, हो ही नहीं सकता, उसको डिस्कार्ड करो। और जो नेगेटिव सेल्फ टॉक को लेके अभी कुछ नहीं करना, उसमें दिमाग ही नहीं लगाओ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टॉक। खुद को मत कोसो। Always tell you can achieve things, you can do things, and focus on the challenges that you are facing in doing things. तो फोकस होनी चाहिए जो बाधा है उस पे, कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बैरियर क्या है। जो बाधा है ना वो आपके अंदर है। मोस्टली आपकी लैक ऑफ नॉलेज इज योर barrier. So to overcome it, use the social media for gaining knowledge. And then इसके ऊपर जाओ बाधा के, उसके नीचे दब के मत रह जाना। अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपनी सेल्फ टॉक को यूज करो टू इंस्पायर योर सेल्फ, टू एनालाइज द बाधा एंड गो ओवर इट। जो चैलेंजेस है उसको एनालाइज करो, फिर उसके ऊपर जाओ, नीचे दब के मत रह जाना। यूज योर सेल्फ टॉक राइट प्रॉपरली। आपकी सेल्फ टॉक हमेशा जो बोलती है वो हमेशा सही नहीं है। यूज इट रीजनेबली एंड डिलिजेंटली। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यह है कि खुद को द कैपेसिटी टू कूल डाउन। The next step is the capacity to cool down. मतलब पूरी दिन हमने काम किया, बहुत झेला, लोगों ने उल्टी सीधा बोला, मैंने उनको उल्टा सीधा बोला, हो सकता है गलती से बोल दिया होगा आपने। तो ये जब आप घर लौट रहे हो 7 बजे 8 बजे, तो वो भी दिमाग में चलती रहती है पूरी दिन की स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। तो शरीर को और मन को शांत करनी है। कूल डाउन प्रोटोकॉल वो क्या होनी चाहिए? नंबर 1, टेक ए हॉट बाथ। गर्म पानी डालो, गर्म पानी से नहाओ तो आपकी कोर अंदर की जो टेम्परेचर है वो कम होगी। फिर आप बेडरूम में जाओ, अगर एसी है तो एसी 22 से 24 डिग्री कर लो,
फिर बेडरूम में बैठो, जो डिम करो लाइट्स को, बहुत ब्राइट लाइट नहीं रखनी है लास्ट 1-2 घंटा, क्या है, और ना आंख बंद कर लो एंड डू सम रिलैक्सेशन प्रैक्टिस। कैसे रिलैक्सेशन होती है? जब आप सांस लेते हो तो वो अगर आप 4 सेकंड से ले रहे हो, तो जब आप सांस छोड़ोगे, लिव इट फॉर 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड। मतलब सांस जो छोड़ना है वो लंबी सांस छोड़ना है। ले लो 4 सेकंड से, छोड़ो 12 सेकंड से, लंबी सांस। ऐसे 10, 20, 30 साइकिल आप करो। इससे आपकी शरीर की जो है, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि डीप एक्सेल करने से, बहुत लंबी सांस छोड़ने से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है कि बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाता है। और हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है हमें शांत करती है, और सिंपैथेटिक नर्व जो है वो हमें जगा के रखती है, काम करने में सहायता करती है, स्ट्रेस झेलने में सहायता करती है, भागने में सहायता करती है। और हमारी बॉडी बायस्ड है टुवर्ड्स सिंपैथेटिक सिस्टम। मतलब हमारे लिए जगे रहना बहुत आसान है, लेकिन सोना, रिलैक्स करना वो मुश्किल है। तो उसके लिए ये रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, कूल डाउन प्रैक्टिस, गर्म पानी से नहाना, लाइट्स कम करना, सोशल मीडिया नहीं देखना, और लंबी सांस छोड़ के, मतलब एक्सपिरेशन प्री डोमिनेंट ब्रीदिंग करना, लंबा सांस छोड़ के सांस लेना फॉर 10 to 15 minutes at the day's end will be very useful। तो ये 2 चीजें याद रखो, अपनी सेल्फ टॉक को मैनेज करो और रिलैक्स करना सीखो। दिन में आप जितनी बार चाहे, 1 बार, 2 बार, 3 बार कर लो अपने हिसाब से। जैसे ही आप स्ट्रेसफुल फील करते हो, यू कैन हैव दिस रिलैक्सेशन प्रोटोकॉल्स, राइट। इससे स्ट्रेस बहुत कम होती है, नींद अच्छी आती है, फोकस बेटर होती है। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो है लंबी हो गई, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। टेल मी, पूछिए आप क्या जानना चाहेंगे हमसे। आई एम हियर टू गिव यू एवरी डिटेल फ्रॉम द बुक ऑफ साइंस। मेडिकल साइंस की पुस्तक से उठा के आपके लिए हम लाएंगे ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी है और जो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।